हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शौक। अब जो ये टॉपिक है इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में बताऊंगा। जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर इसकी पैथोफिजियोलॉजी और स्टेजेस के बारे में बताऊंगा, और जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके टाइप डेफिनेशन की। सॉरी। शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, यानी जो शॉक की कंडीशन होती है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। क्योंकि इसको टाइमली अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो पर्सन की जान को खतरा हो सकता है, और इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिले। ठीक है, इसलिए शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अभी लाइफ थ्रेटनिंग होती क्यों है? क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, यानी जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है। बॉडी टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अगर जो बॉडी टिश्यूज़ है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? शॉक। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद। अब ये किसकी कैसे कैरेक्टराइज होता है, यानी इसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन in which there is insufficient delivery of oxygen and nutrients to the body and inadequate removal of waste products। अब जो शॉक की कंडीशन हो रही है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है बॉडी में, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? पहला, जो बॉडी टिश्यूज़ है उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है उसका काम क्या होता है? टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा? बॉडी टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से रिमूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है बॉडी टिश्यूज़ को, और जो विनस ब्लड होता है वो क्या करता है? टिश्यूज से जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं, सेल्स के जो एंड मटेरियल बचते हैं, उनको विनस ब्लड वापस ले जाता है। ठीक है, यही होता है प्रोसेस। तो जो शॉक की कंडीशन है उसमें क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी बॉडी में, जिस वजह से बॉडी टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपरली बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। ओके। नेक्स्ट है इफ़ अनट्रीटेड रिजल्ट इन सेल डेथ। अब जो ये कंडीशन है शॉक की, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कोजेस की, कि क्या क्या वजह हो सकती है जिस वजह से बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो। फर्स्ट वन है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। तो अगर हार्ट में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए हार्ट, लाइक हार्ट अटैक, एमआई की कंडीशन हो, या हार्ट फेल हो जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाएगा। जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो शॉक की कंडीशन होगी। नेक्स्ट वन है कोज हेमरेज। अगर बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कहीं भी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, एक्सटर्नल इंजरी हो गई या इंटरनल इंजरी हो गई, उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो गई और ब्लड लॉस हुआ तो उस वजह से भी क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस। जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, उन कंडीशन में भी क्या होता है? ब्लड फ्लो रुक जाता है। ओके। नेक्स्ट वन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? जो फ्लूइड का लेवल है वो कम हो जाता है बॉडी में, तो इस कंडीशन में भी शॉक हो सकता है। नेक्स्ट वन है बर्न। बर्न क्या होता है? जल जाना। अगर कोई पर्सन जल गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जब बर्न की कंडीशन में भी फ्लूइड का लॉस होता है। तो अगर कोई पर्सन जल गया है, ज़्यादा सीवियरली बर्न हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या होगा? उसके ब्लड का या फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी शॉक हो सकता है। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन की वजह से भी शोक हो सकता है। नेक्स्ट वन है वोमिटिंग एंड डायरिया। जो वोमिटिंग और डायरिया, इनमें क्या होता है कि बॉडी से एक्सेसिव जो मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी से वो बाहर आते हैं, यही होता है। तो अगर वोमिटिंग हो या डायरिया हो, दोनों में ही क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा। अगर इसके लिए एक कंडीशन है, अगर शॉक की स्टेट में अगर पर्सन जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि परसिस्टेंट है दोनों कंडीशन, यानी लगातार हो रही है। वोमिटिंग भी लगातार हो रही है, डायरिया भी अगर लगातार हो रहा है कंटिन्यू, तो इस वजह से फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा और शॉक हो सकता है। नॉर्मल तो चलता है, उतने में शॉक की कंडीशन नहीं होगी। नेक्स्ट वन है पॉइजनिंग। अगर किसी पर्सन को पॉइजनिंग हो जाए तो उस कंडीशन में भी शॉक हो सकता है। ओके, सो ये बात हो गई इसकी कॉजेज़ की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि शॉक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये बेस करते हैं उनके ओरिजिन पे। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे टाइप इसका कार्डियोजेनिक शॉक। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियोजेनिक का मतलब, कार्डियो मतलब हार्ट, मतलब हार्ट की वजह से अगर शॉक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये होता क्या है, दिस टाइप ऑफ शॉक अकर्स व्हेन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट डिमिनिश एंड हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इनटू द बॉडी, रिजल्ट्स इन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हार्ट का काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो अगर हार्ट अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, बॉडी में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक। अगर हार्ट में डिसफंक्शन की वजह से अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो बोलेंगे कार्डियोजेनिक। ओके, सो अब इसकी कोजेस क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फर्स्ट है केड यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मायोकार्डियम मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो अगर मायोकार्डियम मसल्स को प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है एम आई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो मायोकार्डियम मसल से उनकी डेथ होने लग जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो अगर इस वजह से क्या होगा, हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। और लास्ट वन है हार्ट फेलियर। तो ये जो भी कंडीशन है इनमें क्या होगा, ये हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी टिश्यूज़ में। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट टाइप की कार्डियोजेनिक शॉक। सेकेंड टाइप है यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक। ये क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक एंड एन मेडिकल इमरजेंसी। जो हाइपोवोलेमिक शॉक है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, यानी शॉक में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं केसेस वो कौन से होते हैं, हाइपोवोलेमिक। ओके, और एक ये मेडिकल इमरजेंसी भी। हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का लेवल कम हो जाना, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना। एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। ओके, नेक्स्ट है इन विच सीवियर ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस अ कॉज डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड अवेलेबल फॉर सर्कुलेशन। हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में क्या होता है कि किसी वजह से अगर ब्लड का लॉस हो रहा है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है बॉडी से, ओके, सो उस वजह से क्या होगा, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है कि ब्लड का लॉस होने की वजह से या फ्लूइड का लॉस होने की वजह से बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब इसकी कोजेस क्या होंगी जिस वजह से हाइपोवोलेमिक हो सकता है। फर्स्ट वन है हेमरेज, यानी ब्लीडिंग की कंडीशन, बॉडी में कहीं इंजरी हुई और वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। तो अगर ब्लड का लॉस होगा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट वन है बर्न्स, जब अगर कोई पर्सन जल गया तो उसमें फ्लूइड ब्लड का लॉस होता है। नेक्स्ट वन है वोमिटिंग एंड डायरिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कोजेज में बता दिया। वोमिटिंग और डायरिया में क्या होता है, अगर परसिस्टेंट लंबे टाइम तक हो रही है, लगातार हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, फ्लूइड का लॉस कंटिन्यू होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो शॉक की कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगी। और कौन सा शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। सो ये आपको समझ में आ गया। अब थर्ड टाइप है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट, ब्लॉकेज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है
बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होती है अगर उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और अगर उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर ब्लड सप्लाई रुक रही है, ब्लड फ्लो रुक रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है, ब्लॉकेज की वजह से अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है और शॉक की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है, अब इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती है? फर्स्ट वन है कार्डियक टेम्पोनेड। कार्डियक टेम्पोनेड की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई भी थी पहले, आप देख सकते हैं वीडियो पीछे जाके। ठीक है, दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी जो एम्बोला, ये क्लोट बन जाए पल्मोनरी आर्टरी में, उस वजह से भी सर्कुलेशन रुक सकता है। नेक्स्ट वन है एरोटिक स्टीनोसिस। जो एरोटा है उसमें स्टीनोसिस हो जाए, नेरोविंग हो जाए, तो उस वजह से भी सर्कुलेशन रुक सकता है। नेक्स्ट वन है इंट्राथोरेसिक ट्यूमर्स। जो थोरेसिक केविटी है उसके अंदर अगर ट्यूमर्स प्रेजेंट है, तो ट्यूमर क्या करेंगे? ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, सप्रेस करेंगे, तो उस वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये तो हो गई बात ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की, अगर ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है तो। ओके, नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब ये क्या होता है? इट अकर्स व्हेन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? कि जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है, यानी जो हमारे लिम्स होते हैं, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो एब्डोमेन और जो चेस्ट है इनमें तो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है हमारे जो लिम्स है, हाथ पैर है, इनका जो सर्कुलेशन है वो है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो उसको आगे जाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी का जो ब्लड आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है? ब्लड को आगे पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो जो प्रेशर रेजिस्ट हो रहा है जिस वजह से ब्लड आगे जा रहा है उसको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कंडीशन में क्या होता है कि जो ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है ये लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाता है? वेसो डायलेशन हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें क्या रहता है? ब्लड प्रेशर रहता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन रहता है ताकि ब्लड आगे जा पाए। तो अगर ये लॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा? वेसो डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका? पेरिफेरल सर्कुलेशन का। और अगर वेसो डायलेशन हो गया पेरिफेरल सर्कुलेशन में तो क्या रिजल्ट होगा? जो लिम्ब से जो हमारे पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स है उनमें ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? एक बार और बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है कि हमारा जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है ये क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड प्रेशर रहता है उस वजह से आगे ब्लड जो है पेरिफेरल पार्ट्स में पहुंच पाता है। रेजिस्टेंस अगर लॉस्ट हो जाए तो उस वजह से क्या होगा? बॉडी में पेरिफेरल सर्कुलेशन में वेसो डायलेशन हो जाएगा और प्रॉपर ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इसकी क्या क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पे जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो लॉस्ट हो सका है? तो इसमें तीन कंडीशंस आती है। फर्स्ट वन है एनाफाइलेटिक शॉक, सेकंड है सेप्टिक शॉक और थर्ड वन है न्यूरोजेनिक शॉक। ओके, सो इसमें फर्स्ट वन है एनाफाइलेटिक शॉक। ये क्या होता है? अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए बॉडी में और उस वजह से अगर ये कंडीशन डेवलप हो, डिस्ट्रीब्यूशन ना हो बॉडी में ब्लड का, तो उसको क्या बोलेंगे? एनाफाइलेटिक शॉक। सेकंड वन है सेप्टिक शॉक। इन्फेक्शन की वजह से अगर बॉडी में सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाए कंप्लीट, तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो सकता है ब्लड का, उसको क्या बोलेंगे? सेप्टिक शॉक, अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन है न्यूरोजेनिक शॉक। ये क्या होता है? जैसे कार्डियोजेनिक था यानी हार्ट की वजह से अगर हो रहा था, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है न्यूरो, न्यूरो रिलेटेड टू न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम। तो अगर नर्वस सिस्टम में डिसफंक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अब कैसे होगा? नर्वस सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपको पता है नर्वस सिस्टम सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो अगर मान लो नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन हो जाए तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा। तो ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन भी
नहीं होगा। तो अगर नर्वस सिस्टम की वजह से अगर शॉक की कंडीशन एराइज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये 3 टाइप हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के। ओके, सो ये बात हो गई शॉक की डेफिनेशन और टाइप्स की। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी और स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।